औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। सबसे पहले तो मैं अल रिज़वान जूनियर कॉलेज ग्रुप ऑफ स्कूल के इंटायर मैनेजमेंट, ज़िम्मेदार जनाब अब्दुल रशीद सर, सदर मोअल्लिमा, तमाम स्टाफ, तमाम स्टूडेंट और मौजूद तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज आप लोगों की तरफ से की गई इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई के लिए सबसे पहले मैं आपका खूब खूब शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ कि अभी मैं जब वहाँ बैठा था तो तमाम स्टूडेंट को बड़ा गौर से देख रहा था। मैं देख क्या रहा था, इन चेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को तलाश कर रहा था, क्योंकि हम में से हर कोई यहाँ पे जो बैठे हैं इन्हीं कुर्सियों और इन्हीं हॉल के बीच में कहीं से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे आज भी याद आता अपने स्कूल दिनों की कुछ चीज़ें कि कोई इवेंट होता था, कोई स्पेशल डिग्निटरीज, गेस्ट या कोई काबिल शख्सियत इन्वाइट होती थी, तकरीर होती थी। तो पिछले बतौर जज 9 साल से ज़्यादा सर्विसेज के अंदर बहुत बार अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में, सरकारी ऑफिसेस में, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स में तकरीर करने का मौका मिला। मौका क्या मिला, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ज़िम्मेदारी आयद रही तो बहुत जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो कहीं ना कहीं बड़ा अटैचमेंट है, बड़ी एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट का एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपकी वजह से मैं 2 दिन छुट्टी डाल के रुका बना देंगे। तो आमतौर से जिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ, लॉ और जुडिशरी, तो हमारी तकारीर शायद आप में से किसी ने सुनी होगी, बड़ी बोरिंग लगती है। केस लॉस, सेक्शंस, बड़े पेचीदा मसलों के ऊपर होते हैं। तो आज मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अगले 10 मिनट तक ऐसी कोई ज़ख़ीम बातें ना करूँ, बड़ी आसान आम ज़बान के अंदर ऐसी बातें जो आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा करें और जुड़ाए रखें। तभी मैंने जब अपनी छोटी सी तकरीर की शुरुआत कुरान के सूरह अलक़ से की थी। सूरह अलक़ की पहली 4 आयतें थी सर, इक़रा पढ़ो बिस्मी, नाम लेके, रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, उस रब का जिसने तुम्हारी तख्लीक़ की या पैदा किया। ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, उसने इंसानों की तख्लीक़ की खून के एक लोथड़े से। इक़रा पढ़ो, रब्बुकल अकरम, कि रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने तुम्हें इल्म सिखाया कलम के साथ। तो ये ख़ास कुरान के सूरह अलक़ की पहली 4 आयतें पढ़ने का मेरा एक ख़ास मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के इंसानों को कुरान के ज़रिए जो पहला मुखातिब किए, मैसेज किए, या अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो पहली बार कोई वही पहुँचाए, वो वही किसी तरीक़त के बारे में, किसी शरीयत के बारे में, किसी इबादत के बारे में, किसी तारीख़ के बारे में, किसी मुस्तक़बिल के बारे में नहीं थी। पहले वही का पहला ही जुमला था, इक़रा पढ़ो। तो ये बात अपने आप में दिखाती है कि अल्लाह के नज़दीक इल्म वालों की, पढ़ने वालों की ज़बरदस्त अज़मत है, अहमियत है, फ़जीलत है। अब एक जब हम इंसानी नफ्सियात पर गौर करते हैं तो इंसानी तारीख़ में बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले हर इंसान, हर अक़ल रखने वाले इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो। अब ये और बात है कि सबके कामयाबी के अपने डायमीटर्स, पैरामीटर्स, क्राइटेरियाज, स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। किसी को दौलत, पैसा कमाने में कामयाबी नज़र आती है अपनी ज़िंदगी में, किसी को शोहरत, नाम कमाने में कामयाबी नज़र आ सकती है, किसी को सेहतमंदी, तंदुरुस्ती के साथ लंबी तवील उम्र हासिल करने में कामयाबी नज़र आती है, किसी को ओहदे में, किसी को हुकूमत में, किसी को ताकत कमाने में कामयाबी नज़र आ सकती है। तो आज हमारी वो बहस नहीं है, मगर एक कंक्लूजन फैक्ट ये है कि दुनिया का हर अक़ल रखने वाला इंसान, चाहे किसी इलाक़े का हो, किसी मज़हब का हो, किसी कौम का हो, किसी ज़माने का हो, हर कोई अपनी जगह कामयाब होना चाहता है। अब क्योंकि मैं आज जिस इदारे में आया हूँ तो यहाँ के असातिज़ा, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के स्टूडेंट्स, सबका पहला ताल्लुक़ कुरान से है। तो हम कामयाबी को 2 पस मंज़र में आज देखते हैं, एक दुनियावी एतबार से मटेरियलिस्टिक, और दूसरा कुरान या इस्लामी नज़र से कामयाबी का सही पैमाना क्या है या कामयाबी के स्टैंडर्ड्स क्या है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। कोई गलत या शॉर्टकट रास्ते से कामयाबी मिल नहीं सकती।
सच्ची कामयाबी गलत रास्ते से मिल नहीं सकती। तो पहली शर्त ये होगी कि कामयाबी के लिए रास्ते का सही और सच्चा होना ज़रूरी है। अब सही और सच्चा रास्ता क्या है? तो कुरान की सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर आता है, बनी बुदनी हाज़िर सिरात मुस्तकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी इबादत करो, दरीक़त यही सीधा और सच्चा रास्ता है। अब सीधे और सच्चे रास्ते के बाद फिर कामयाबी क्या है? तो कुरान के अंदर इसके बारे में ज़बरदस्त आयत हैं। एक मुझे याद आती है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं युस्ली लकुम आमलकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। युस्ली लकुम यानी इस्लाह कर देगा, अल्लाह इस्लाह कर देगा, सुधार देगा, आमलकुम आपके अमाल को, व यग़फिर लकुम और माफ़ कर देगा, ज़ुनूबकुम आपके गुनाहों को, व मन युतिल्लाह व रसूलहु अल्लाह और उसके रसूल की इताअत यानी फरमाबरदारी करते रहो, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, दरअसल यही अजीम कामयाबी है। फिर उसके बाद और कई जगह अलग अलग कामयाबी के बारे में बातें आती है। एक और कुरान में एक और जगह आता है सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरहकीकत वही लोग कामयाब हैं जो दोज़ख की आग से नजात पा गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए, और रही बात दुनिया की तो ये महज एक फ़रेब यानी धोखा है। फिर एक और जगह आता है कुरान के अंदर सूरह नंबर 91 की आयत नंबर 9 और 10 में आता है कि दरअसल वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपना तज़किया किया, एनालिसिस किया, और वो लोग नाकाम हैं जिन्होंने अपने आप को दबा के रखा है, नहीं मैला रखा। तो और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। फिर एक जो कुरान का बड़ा छोटा सूरा है सूरह असर, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये सूरा बड़े सबने पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे कि सबसे पहले क़स्म ज़माने की इन्नल इंसान सारे के सारे इंसान लफ़ी खुस्र दरअसल घाटे खसारे यानी नुकसान में है, इल्लल लज़ीना सिवाय उन लोगों के आमिनू जिन्होंने ईमान लाया, वामिलुस सालिहाती जिन्होंने कमल करते रहे, वतवासौ बिल हक़ जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की, वतवासौ बिस सब्र जो सब्र की तलक़ीन करते रहे। तो ये तो एक लिटमस टेस्ट हो गया कुरान के हिसाब से कि सबसे पहले सारे के सारी इंसानियत, सारे इंसानों को घाटे खसारे नुकसान में बताया, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के जो भी मैंने डिस्कस किया था, ईमान लाया, नेक अमल करते रहे, सब्र और हक़ की तलक़ीन करते रहे। तो इस बारे में कुरान के अंदर ज़बरदस्त आयतें हैं, पस मंज़र है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कुछ बातें हैं। अब चूँकि स्कूल एकेडमिक जगह पे हूँ तब इसको हम देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक दुनियावी एतबार से कामयाबी के बारे में कुछ ख़ास बातें। अब एक मटेरियलिस्टिक तरीक़े से जब सक्सेस को देखते हैं तो सक्सेस के बारे में आपने बड़ा कुछ पढ़ा है, सुना है अलग अलग जगहों पे कि कामयाबी के लिए कैसे तरीक़े होने चाहिए, कैसे स्ट्रगल करना है, हार्डवर्क करना है। मगर कामयाबी की कुछ बेसिक शर्तों में से जो आपने रिपीटेडली सुना है, जिसको मैं फिर से वापस दोहराता हूँ कि सबसे बेसिक 2 चीज़ें हैं वो है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। इस्तिक़लाल और हार्डवर्क 2 चीज़ों के बगैर आपको शायद कामयाबी मिलना मुमकिन है। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में कुछ एक बड़ा ब्रीफ में एग्जांपल्स देता हूँ मैं। हार्डवर्क के बारे में एक लेजेंडरी बॉक्सर थे मोहम्मद अली क्ले, तो बड़े लेजेंडरी बॉक्सर भी थे और बड़ी ग्रेट काबिल मशहूर शख्सियत भी थी। तो उनसे एक इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि आपके कामयाबी का राज क्या है? तो बताते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ। तो ऑब्वियसली वो जवाब तो इत्मीनान होने जैसा जवाब नहीं था। तो फिर वो पूछता है कि ये तो कोई जवाब नहीं हो, क्योंकि अगर आप कोई प्लेयर है, कोई एथलेटिक है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है तो डेफिनेट एक बात तो कंफर्म है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, इसलिए वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे खेल रहा है। तो वो बोलते हैं ये तो कोई जवाब नहीं हो। तो फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ। बॉक्सिंग के मैचेस के बारे में अगर किसी को पता होगा तो अचानक मैच नहीं होता है, पहले अनाउंसमेंट होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद मैच होता है। उस दौरान में दोनों कॉम्पिटिटर्स तैयारी करते हैं और पब्लिसिटी करते हैं इवेंट के लिए। तो बताते हैं कि जब मेरा मैच अनाउंस होता है तो मैं रिंग में जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, थकता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर सेकंड राउंड के लिए उठता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा थक के बैठता हूँ। सोचता हूँ कि अब मेरा अपोनेंट यानी जिसके साथ मेरा मुकाबला होने वाला वो क्या कर रहा है। तो फिर सोचता हूँ कि उसने भी 2 राउंड प्रैक्टिस किया, बहुत थक गया, फिर उठ गया क्योंकि उसको मुझसे मुकाबला करना है। फिर उठ गया, फिर से रिंग में प्रैक्टिस कर रहा है। तीसरा राउंड के बाद मैं और ज़्यादा थकता हूँ, बैठता हूँ, सोचता हूँ कि अब मेरा अपोनेंट क्या कर रहा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि उसको मुझसे मुकाबला करना है। वो फिर से हिम्मत जुटा के फिर रिंग में आया, तो मैं भी रिंग में आ जाता हूँ। और चौथे राउंड के बाद इतना थक जाता हूँ कि अब उठने की हिम्मत नहीं होती और सोचता हूँ कि मेरा अपोनेंट क्या कर रहा है। तो उसने भी 4 राउंड प्रैक्टिस करा है, बहुत ज़्यादा थक गया, अब उठ नहीं सकता है। तो वो उसके बाद में हिम्मत जुटा के रिंग में जाता हूँ। तो ये जो 5वां राउंड है हम दोनों के बीच का फ़र्क है। तो वैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी कर रहे हो तो आप 4 घंटे कर रहे हो, हज़ारों स्टूडेंट 4 घंटे कर रहे हैं, आप 8 घंटे कर रहे हो, हज़ारों स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर 8 घंटे कर रहे हैं। वो 8 घंटे कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर 10 घंटे कर रहे हो तो ये 2 घंटे आपके बीच के फ़र्क है। तो ये हार्डवर्क के बारे में। अब कंसिस्टेंसी है, एक बड़ी आम ज़बान में बताऊँ जो जिसको बोलते हैं ना छोड़ पकड़। अगर आप हार्डवर्क के टारगेट को लेकर कुछ दिन सीरियस है, कुछ दिन सीरियसनेस आपका गायब हो रहा है, तो आज शायद आप
सक्सेस के सही डगर सही राह पे चल ही नहीं रहे एक्चुअली। और सुनी सुनाई स्टोरी से ज़्यादा जब मैं पुणे में था तो मेरे साथ के कई अलग अलग जो आज बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो मैंने पर्सनली उनकी लाइफ को देखा था कि अक्सर सक्सेसफुल ऑफिसर्स के तकरीबन ऑफिसर के पीछे अपनी कोई स्ट्रगल स्टोरी होती है, कुर्बानियाँ होती है, सेक्रीफाइसेस। क्योंकि आजकल सोसाइटी के अंदर नाकाम अगर आप किसी इंसान को देखते हो तो नाकाम लोगों के पास जवाब बहुत है, बहाने बहुत है। घर में गरीबी थी, फला का इंतकाल हो गया, पैसा नहीं था, मोहल्ले का माहौल ख़राब था, टेंशन था, झगड़े थे, सही स्कूल नहीं मिला, कोचिंग नहीं मिली। हर नाकाम स्टूडेंट से आप अगर कभी खुल के डिस्कस करेंगे ना, हर इंसान के पास अपने सक्सेसफुल नहीं होने के 1000 जवाब रहेंगे। और सक्सेसफुल कामयाब इंसान के पास जवाब नहीं, उसके पास उसका सक्सेस का रिजल्ट है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि जो लोग नाकाम हुए वो अपने निकम्मेपन से ही हुए, हो सकता है मुजबरियाँ भी थी होंगी, मगर सक्सेस की रेस में आपकी मजबूरी देखी नहीं जाती। बस 2 ही चीज़ें, आप पास हैं या फेल हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और एक बताता हूँ, जब आप किसी ऑफिसर वगैरह को देखते हैं मोटिवेशन लाइफ के लिए, तो आप अपने आसपास के सोसाइटी में देखिए, एक मजदूर जब मजदूरी करता है तो तकरीबन 8 घंटे मजदूरी करता है। एक स्टैंडर्ड सरकारी जो उसकी कीमत मिलती है मजदूरी की, 8 घंटे पसीना बहाने के बाद अराउंड, हो सकता है कम या ज़्यादा हो, 300 से 400 रुपये उसको मजदूरी मिलती है। ना उसकी जॉब की सिक्योरिटी है, ना समाज में कोई इज्जत है। मैं कोई काम को छोटा बड़ा बिल्कुल ना मानता हूँ, उस तरीके से बता रहा हूँ। मगर एक मज़दूर को 8 घंटे मजदूरी करने के बाद तकरीबन 300 रुपये एक दिन का मिलता है। अगर 1 महीना पूरा काम करने के बाद मान लो उसको 9000 रुपये मिलते हैं। ना समाज की इज्जत है, ना मुकाम है, ना सरकारी नौकर चाकर है, ना सरकारी गाड़ी, कुछ नहीं है। तो आप इमेजिन करो, उसने 300 रुपये कमाने के लिए 8 घंटे सख्त मेहनत की है। अगर आप चाह रहे हैं कि तकरीबन 2 लाख रुपये मिल जाए तनख्वाह में, सरकारी गाड़ियाँ मिले, प्रोटोकॉल मिले, हर चीज़ मिले, तो आपकी मेहनत भी उस मजदूर के कंपेयर में 8 से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसने 300 रुपये के लिए 8 घंटे मेहनत की। अब ऑब्वियसली दिन तो आप 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मगर कंसिस्टेंसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। अभी हम जब ऑफिस में बैठे थे तो अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मली ट्रेंड्स क्या होता है। तो मैं वो चीज़ गौर कर रहा था कि हमारे पास जो ट्रेंड है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ 2022 में एक आर्टिकल छपा था कि इंडियन स्टूडेंट्स का बार-बार पढ़ाई में ट्रेंड रुझान किस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो 5 कोर्सेज़ के अंदर इंडिया के अराउंड 67.4% स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। 5 कोर्सेस हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये 5 चीज़ों के अंदर 66% से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, और बाकी सारी की सारी फील्ड के अंदर जाते हैं 33% के अराउंड। और मेडिकल के अंदर मैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था स्टार्ट, तो WHO के हिसाब से हर 1000 इंसान के पीछे स्टैंडर्ड है कि कम से कम एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर डॉक्टर को चाहिए। मेरे ज़बान में बार बार मराठी के जुमले इसलिए आ रहे हैं कि पिछले 9 साल में मुसलसल मराठी में तकरीर ज़्यादा करते आया हूँ। तो हर 1000 लोगों के पीछे कम से कम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एलोपैथी में चाहिए। तो हमारे पास ठीक है, ये आंकड़ा बड़ा फैक्ट्री है कि करीब 840 लोगों के लिए एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हमारे पास मौजूद है। जुडिशरी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि तकरीबन 48,000 लोगों के पीछे सिर्फ एक जज हमारे पास मौजूद है। मैं अपनी तकरीर को ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करते, 2-3 और चीज़ें बता के कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। कि एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, अकबर इलाहाबादी, शायद उर्दू लिटरेचर सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं, उसमें कहना है कि उनका कोई शेर, कोई नज़म आए हुए। बड़े मशहूर शायर भी थे, वकील भी थे, बाद में जज हो गए, जज होकर रिटायर्ड हुए। उनका एक शेर था कि पैदा हो वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो ये बात बोलने वाला कोई आम इंसान नहीं, बड़ा काबिल इंसान भी है, खुद वकील भी थे और ख़ुद जज भी थे। उन्होंने सिस्टम को बड़े करीब से देखा, उस सिस्टम में जिया है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने इसके अंदर ज़बरदस्त कमी देखी है। इसलिए उनके एक शेर से ये लॉ फील्ड और खुसूसन वकीलों के लिए बड़ी घिन, हक़ारत, नफ़रत या नाराज़गी नज़र आती है। तो मैं सोचता हूँ, और इस बात को मैं खुले तरीक़े से एडमिट भी करता हूँ कि बिल्कुल जुडिशरी या फिर लीगल सिस्टम या सिस्टम एब्सोल्यूट 100% परफेक्ट नहीं है। हर सिस्टम में फ्लॉ है, हर सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं। मगर सवाल ये है कि सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को दूर से बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, मशवरा देना बड़ा आसान है, सिस्टम का हिस्सा बन के उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। एक मज़ाहिया आर्टिकल पढ़ रहा था मैं उर्दू के किसी पेपर में
हैदराबादी लोग ऐसे होते हैं कि चाय के कप पे यूक्रेन रशिया के मसले, इसराइल और फ़िलिस्तीन के मसले हल कर देते हैं। तो क्योंकि चाय के कप पे हमको समाज को मशवरे देना बड़ा आसान है, समाज के ऊपर तनकीद करना, गलती निकालना बड़ा आसान है। मुश्किल है तो सिस्टम में जाके उस सिस्टम को बदलना है। किसी भी एक सिस्टम का मिसाल एक बहते हुए पानी की जैसी, रुकेगा कभी नहीं। अगर सिस्टम में रिक्वायर्ड, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है कोई भी डिपार्टमेंट, 100 लोग की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेट वो 100 लोग भर लेंगे। फ़र्क इतना है कि अच्छे लोग अगर दूर बैठ के तनकीद करेंगे तो बुरे लोग जमा हो जाएंगे। अगर अच्छे लोगों को लगता है कि समाज के अंदर सुधार आना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अपने स्पीच के कंक्लूड में एक और मुझे शेर याद आ रहा है, बोल के कंक्लूड करता हूँ मैं। आप खुसूसन मैं एड्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट होने के नाते जो आपका एज है, ये एज के अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुदगर्जी भी ज़रूरी है। खुदगर्जी में पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ कि मेरा एजुकेशन, मेरा रिजल्ट, मेरी स्टडी, मेरी नौकरी, मेरा करियर, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस उम्र के अंदर आप प्योरली ओरिएंटेड या अपने काम से मतलब होना थोड़ा सा चाहिए। क्योंकि ये उम्र में अगर आप भटकते हैं, अगर आप इस उम्र में इंजॉय करने को सोच रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस उम्र में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो पूरी ज़िंदगी आप एक अच्छे डेजिग्नेटेड ऑफिसर की तरह एज अ प्रोटोकॉल रह सकते हो। एक शेर था कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो, यहाँ लोग नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं तो ख़ुद के सवाब की खातिर। तो थोड़ा सा तो अपने इस स्टूडेंट्स, अपने इस एजुकेशन के दौर में अपने आप को फोकस से कभी डाइवर्ट मत होने देना, पूरी तरीके से फोकस करियर ओरिएंटेड रहना। क्योंकि अगर इस एज में आप अपने कोई शौक़, कोई फैशन, कोई घूमना फिरना, क्योंकि आजकल तो बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है, तो डाइवर्ट करने के लिए हज़ारों चीज़ें आज के सोशल नेटवर्किंग की इस दुनिया में, अगर इस एज में आपने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया तो शायद सक्सेस की दूर दूर तक आप भनक से भी दूर हैं। और अगर इस एज में आपने सेक्रीफाइस किया तो सक्सेस आपके बड़े करीब है। सेक्रीफाइस मैंने 2 बार वर्ड इससे भी यूज़ किया है कि कोई भी अगर एक स्टूडेंट है जो एक ऑफिसर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने फेल किया है, तो दोनों के बीच में सेक्रीफाइस किया है। सो सेक्रीफाइस ये है कि स्कूल या कॉलेज डेज में उसका भी मन करता था बड़ा फैशन करने का, उसका भी मन करता था चाचा मामा दोस्त रिश्तेदार की शादी अटेंड करने का, उसका भी मन करता था घूमने फिरने का। तो ये सेक्रीफाइस उसने उस वक्त किया, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। तो मैं आपको अपने तकरीर के कंक्लूड में फिर से ये चीज़ के लिए बड़ा आह्वान या रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एजुकेशन डेज में अपना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कीजिए टाइम के बारे में, करियर ओरिएंटेड रहिए, थोड़ा सा खुदगर्ज रहिए पढ़ाई के हद तक, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके साथ रहेगी। और मैं अपनी बात कंक्लूड करने से पहले इदारे का, ख़ास तौर से जनाब अब्दुल रशीद सर का, मोहतरमा नाज़िया बाजी का, इंस्टीट्यूट का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिस तरीके से आपने हमारी हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। और मैं इस इदारे के लिए, खुसूसन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिल से नेक ख्वाहिशात, गुड विशेस देके अपनी तकरीर कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।